लेफ्ट लेंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग साप्ताहिक कार्यक्रम है हमारा लेफ्ट लेंस का, जिसमें हम भारत दुनिया में जो हो रहा है उसको लेफ्ट के लेंस से देखते हैं। जो घटनाएं हो रही हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको हम लेफ्ट के लेंस से देखते हैं। आज हमारे बीच हैं कॉमरेड सलीम। इनको किसी परिचय का वो मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं कॉमरेड सलीम को। लोकसभा से लेके और सब में देखा है, अ, एक आवाज रहे हैं। तो आज हम खास करके, जब 79 ईयर हमारे आजादी का मनाया जा रहा है, ये 78 ईयर्स, 78 साल जो हमारे रहे हैं, आज हम उसी के इर्द गिर्द, कि एक सपना था, आजादी एक सपना था, जिस सपने को लेकर हमारे कई कॉमरेड शहीद हुए, कई नेशनलिस्ट मूवमेंट में शामिल हुए, साम्राज्यवाद को परास्त किया। तो आप, सवाल आपसे है कॉमरेड, कि वो जो सपना था आजादी के साथ का, 78 साल के बाद आप उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं लेफ्ट लेंस आपको और लेफ्ट लेंस की टीम को और दर्शकों को मैं बधाई देता हूँ। और खास करके स्वतंत्रता दिवस के बधाई। 78 साल हमने पूरे किए। लेकिन फैज के जुबान में उस वक्त वो कहे थे कि इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। और काजी नजरुल इस्लाम ये कहते कि खुदा तुर मानुष चाहे ना स्वराज, हम्म। चाहे दूर भात एक तुर नून। का इंसान है, वो चाहता है स्वराज का मतलब हमें मुट्ठी भर चावल मिल जाए, खुराक मिल जाए, नमक मिल जाए। और आज हमारे देश में अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये तमाम बुनियादी जो जरूरतें हैं उससे वो मुयसर है, उनको नहीं मिलता। तो उसका अधिकार, उनका अधिकार प्रतिष्ठा नहीं हुआ। आजादी की लड़ाई में जो लोग भी हिस्सा लिए और जो सपना था, जैसे आपने कहा, वो हमने, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया। 78 साल में हमने बहुत बढ़ोतरी की है। बहुत से क्षेत्र में हम आगे बढ़े। चाहे वो महाकाश में हो, चाहे हमारे मंगलयान हो, चाहे चांद में जाना हो, चाहे हमारा अब पे जाकर के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये जो सड़क, रेल, जो शिक्षा प्रतिष्ठान, बहुत कुछ हुए, स्वास्थ्य, और एवरेज आयु भी बढ़ गई। लेकिन किसे क्या मिला? आप अगर देखेंगे हमारा जो एवरेज, जब जब ये कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम तो 21,000 है। लेकिन आप अगर अदानी अंबानी इंदल वगैरह कुछ लोगों को निकाल देते हैं तो वो 7,500 रुपये हो जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। किसी के हाथ में बहुत कुछ है, तो ये अनइवन हुआ। डेवलपमेंट भी अनइवन हुआ, शहर का जैसा हुआ गांव का उतना नहीं हुआ, कुछ क्षेत्र का जैसा हुआ बाकी क्षेत्रों का वैसा नहीं हुआ, उत्तर भारत में वैसा नहीं हुआ। अ, तीसरी बात यह है कि शिक्षा भी आज जो अधिकार के रूप में मिलना चाहिए था, स्वास्थ्य के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, रोजगार के अधिकार, हम ये अधिकार जो आजादी का, स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि हमें वो अधिकार के रूप में मिलना चाहिए जो संविधान में हमें होना चाहिए। लेकिन जो संविधान में है वो अधिकार भी छीना जा रहा है। एग्जैक्टली, अधिकार के बजाय, मैं इसी पर आना चाहूंगा। खास करके आज जो परिस्थितियां हैं, जिसमें एक कॉरपोरेट कम्युनल गठजोड़ जो काम कर रहा है, देश में जो शासक वर्ग का चरित्र दिखाई दे रहा है, हम देख रहे हैं। एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन दिवस के रूप में विभिन्न संस्थानों में मनाने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ मतलब आजादी का जो एक साम्राज्यवाद के खिलाफ का, शोषण के खिलाफ का चेहरा था, उसको हम एक कम्युनल एजेंडा देने जा रहे हैं, और संवैधानिक मूल्यों पर हमला हो रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो ये बात है कि हमारे देश में अलग अलग भाषा के लोग, धर्म के लोग हैं, और अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। लेकिन अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ हमने एक साथ लड़े थे उठ करके। तो इतिहास में आपके परिवार हो, समाज हो, मोहल्ला हो, गांव हो, जिला हो, या देश हो, या विश्व हो, इसमें अच्छी घटनाएं भी हैं, बुरी घटनाएं भी हैं। लेकिन आपको अगर अच्छी तरफ जाना है तो आप इतिहास को घाट करके जो अच्छे उदाहरण हैं, जो स्वर्णिम युग है, जो स्वर्णिम निदर्शन है, उसको आप निकालेंगे। आपको अगर गलत दिशा में जाना है तो इतिहास के अंदर जो गंदगी है, जो गलाजत है, जो गलत काम हुए, वो उसे आप ढूंढ कर निकालेंगे। तो देखो, आजादी की लड़ाई में हम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हो या देशवासी के रूप में हो, हमने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ लड़ा, उसका एक धरोहर है।
जो धरोहर आज हमारे संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, हम्म। जो सांप्रदायिक ताकत वो साम्राज्यवाद के विरोध में नहीं लड़े, तो जो हमारा साम्राज्यवाद विरोधी जो स्ट्रगल का धरोहर है उसको वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन साम्राज्यवाद ही देश के विभाजन के लिए जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को इस्तेमाल किया और दंगा फसाद हुए, देश का बंटवारा हुआ, तो आज जो बंटवारे की राजनीति करेंगे वो उस बंटवारे के इतिहास को दोहराएंगे। बिल्कुल। और जो एक साथ उठकर पूरे देश को लामबंद करेंगे, वो देश की जनता धर्म भाषा जाति के ऊपर उठ करके जो लड़ाई लड़े थे उसको याद करेंगे। हमारे देश में आज जो काबिज है देश के सरकार में, वो साम्राज्यवाद के विरोध में कभी कदम नहीं उठाए, अतीत में भी नहीं, वर्तमान में नहीं, भविष्य में भी नहीं उठा पाएंगे। जो दक्षिणपंथी होते हैं वो साम्राज्यवाद का। दूसरी बात है, हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो ये समझा उदारीकरण के दौर में कि हम जितने ज्यादा साम्राज्यवादी के साथ अपने को जोड़ेंगे उतना हमें मुनाफा बढ़ेगा, तो मुनाफा केंद्रित जो होगा, और ये काम करने जाके मुनाफा बढ़ाने के लिए उनको जनता के ऊपर जो शोषण है वो लादना पड़ा। हमारा खेतियार मजदूर, किसान, गरीब, जो जितने प्रांतीय लोग हैं, प्रांतिक लोग हैं, उनके ऊपर ज्यादा परेशानी होगा। तो वो ताकि एक साथ उठकर लामबंद नहीं हो और खड़े नहीं हो, इसलिए वो विभाजन की राजनीति के लिए सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि पूंजीपति ये अपने स्वार्थ में ही एकता के पक्ष में होना चाहिए, लेकिन वो बाजार के एकत्रित कर रहे हैं, मार्केट को एक साथ कर रहे हैं, लेकिन उसी बाजार में जो लोग बेचेंगे खरीदेंगे उनको विभाजित कर रहे उनको हैं। विभाजित और कर। ये कॉर्पोरेट कम्युनल जो नेक्सस है वो बहुत तेजी से अपना फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए देश के जो बुनियादी ढांचा है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और देश की जनता की जो एकता है उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं। और ये एकता न बने, शायद यही कोशिश है कि जो संवैधानिक संस्थान है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं। कोर्ट बिल्कुल। में क्योंकि आप श्रम कानून, खेत कानून, इन सब में हमारे देश हम्म, हमारे जी। देश की जो आप देखो, आप 10 कोस जाते हो तो बोली पानी बदलती है, 20 कोस जाते हो तो बोली बदलती है, 50 कोस जाते हो तो लिबास बदलती है, खुराक बदलती है। लेकिन ये विविधता के अंदर भी हमारे अंदर जो एकता है, वो जी। एकता के प्रारूपता हमने आजादी की लड़ाई के अंदर से लड़ाई से प्राप्त की। सही, बिल्कुल कॉमरेड, तो बिल्कुल। जो लोग आजादी की लड़ाई को स्वीकार नहीं करते, आजादी सबको नफरत की निगाह से देखते हैं, तो वो बिल्कुल। जाहिर बात है वो इस एकता के पक्ष में नहीं है। और जो बिल्कुल। धरोहर हमें मिला, जो ट्रेडिशन हमें मिला, जो लेगेसी है एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल का, उसके वो विरोध में है। और हमारे जो संवैधानिक ढांचा बना वो उसी एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल, जो 190 साल की लड़ाई थी, उस लड़ाई के स्वरूप को स्वीकार किया। तो आज जो नहीं थे लड़ाई स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, वो हमारे संवैधानिक जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो संघीय ढांचा हो, चाहे वो संसदीय लोकतंत्र हो, चाहे हमारे धर्मनिरपेक्षता हो, चाहे हमारे आपकी जो संप्रभुता हो, उसको वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी तो स्वायत्त संस्थान जैसे क्या कहते हैं, चुनाव आयोग अब क्या अब कहेंगे उसको। संविधान ही नहीं बचेंगे तो संवैधानिक जो प्रतिष्ठान है, देखो आजादी के बाद अच्छे हो बुरे हो, लेकिन हमने बहुत प्रतिष्ठान बनाए हैं। बिल्कुल। संस्थाओं को बनाना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है। ये सरकार उसका विनिर्माण कर सकते थे, पुनर्निर्माण कर सकते थे, लेकिन ये निर्माण के लिए नहीं है। ये नहीं। कॉर्पोरेट कम्युनल जो नेक्सस है वो उस संस्थाओं को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, अपने हित में व्यवहार कर रहे हैं, और उसकी जो संवैधानिक जो वैधता है उसको नष्ट कर रहे हैं। जो बिल्कुल। संविधान को तोड़ना चाहते हैं वो संविधान को, जैसे निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग हो, या आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, या आपके माइनॉरिटी राइट कमीशन हो, या SC ST कमीशन हो, बिल्कुल। या जुडिशरी हो, या संसदीय बंदोबस्त हो, परंपरा हो, ये सब जो परंपरा को वो तोड़ रहे हैं, उसकी बिल्कुल। वैधता को नष्ट कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। एक बात आपने कही कि खास करके आजादी के 78, 78 ईयर जो रहे हैं, वो एक तरफ तो विविधताओं को खत्म करने की राजनीति को आगे बढ़ाने का जो सांप्रदायिक रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, अमीरी और गरीबी की खाई जिसका आपने जिक्र किया वो चौड़ा हो रहा है। तो ऐसे में इस जो प्रेजेंट सिनारियो है, उसमें हम किस रूप में देख रहे हैं कि ये जो सरकार है उससे हमें क्या कोई उम्मीद नजर आती है। अब देखो, हमने जो अर्थ नीति लिए हैं
उससे महंगाई बढ़ती रहेगी। सरकार महंगाई की कोई रोकथाम नहीं कर रही है, बल्कि वो कहते हैं कि हम टॉलरेबल, सहनशीलता के अंदर रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुद्रास्फीति होती रहेगी। क्योंकि उनको हमारे पूंजीवादी व्यवस्था में आप जो उत्पादन का जो व्यवस्था लेते हैं, उसमें वो मुनाफा के लिए करते हैं, और जितना वो मुनाफा बढ़ाएंगे तो आप देखो पूंजी की बढ़त हो रही है। लेकिन जितना ज्यादा पूंजी का हिस्सा बढ़ रहा है, उतना ज्यादा श्रम का हिस्सा नहीं बढ़ रहा है। नहीं। कोई भी कंपनी का आप खर्चे में आप देखो, मजदूरी के तहत जो खर्चा होना चाहिए वो नहीं है, और अगर है भी तो एकदम उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको जितनी मिल रही है, जितना नीचे आप जाएंगे उतना वो कम से काम चला ले रहे हैं। इसलिए कैजुअलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए जॉबलेसनेस हो रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है, और पार्टनर आपका यहाँ के कॉन्ट्रेक्चुअल हो रहे हैं, पीस रेट पे काम कर रहे हैं। तो मजदूरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आजाद हिंदुस्तान में, सिर्फ काम का रोजगार का साधन नहीं, उसके साथ साथ उसके रहने का बंदोबस्त, उसके चिकित्सा के बंदोबस्त, उसके बच्चों की शिक्षा के बंदोबस्त, ये तमाम से सरकार हाथ धो रही है। और जो पूंजीपति जो इसको नियोजित करते हैं वो भी इससे हाथ धो रही है। पहले जब चाय बगान हमारा होता था, तो चाय बगान के मजदूर होते हैं, क्या घर का भी निर्माण करना पड़ता था, क्योंकि मजदूर आएंगे तो रहेंगे कहाँ, उनका राशन का बंदोबस्त करना पड़ता था, उनका सड़क का बंदोबस्त करना पड़ता था, उनके इलाज के बंदोबस्त करना पड़ता था। आज वो कंपनी या सरकार चाह रही है जो जमीन में रहते हैं वो बस्ती को हड़प कर लिया जाए, बुलडोजर से उसको गिरा दिया जाए, उसकी जमीन को कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दे। तो ये लालच, लोभ, ये बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ आप देखो महंगाई इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आपके आय के स्रोत कम रहे हैं, आपके व्यय बढ़ रहे हैं। और इस स्थिति में जनता अपने रोष को प्रकट ना करे, तो उसके लिए रोष प्रकट करने के लिए उसकी एकता की जरूरत है। तो वो धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर उसको तोड़ रहे सांप्रदायिकता, हैं। अगर सांप्रदायिकता। एक साथ हो जाएंगे तो वो तो सरकार के गिरवा को पकड़ेंगे, लुटेरे के गिरवा बिल्कुल, को पकड़ेंगे। तो बिल्कुल। लुटेरा हमेशा चाहते हैं अगर लूट करना है तो तो डालें। जनता में फूट। हाँ, फूट लूट में जनता डालेंगे में। तो वो लूट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कॉमरेड, आपने एकदम सटीक इसको शब्द दे दिया है, लूट के लिए फूट। और अब दूसरा एक पहलू है जो इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य है। उसमें खास करके अगर हम देखें, जिस तरह का गाजा में नरसंहार चल रहा है, अमानवीयता की हद है, और पूरी दुनिया चुप है। तो ये जो एक 78 साल पहले का एक परिदृश्य था, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य था, हमारे यहाँ अगर देखें तो मतलब उसी फिलिस्तीन के पक्ष में स्कूल और कॉलेज में लोग निकल आते थे। इसराइल के खिलाफ एक माहौल था। इस 78 साल में आप क्या देख रहे हैं कि एक लैब को छोड़ के कोई सड़क पर नहीं उतरा? क्या वजह देखते हैं इसमें को? एक तो गाजा में जो नरसंहार हो रहे हैं, जो अमानवीय हो रहे हैं, जिस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है, जिस तरह से बूढ़ों को, जिस तरह से मरीजों को मारा जा रहा है, जिस तरह से रिलीफ कैंप, जिस तरह से फूड के लाइन में, खाद्य के लाइन में लोगों को हत्या की जा रही है, इस तरह के अमानवीय नरसंहार हमने 80 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध में जो यहूदियों के साथ हुआ, हम्म, फर्सिस्ट ताकत हिटलर के हाथों में, या ये अगस्त महीना में आपको याद करना पड़ेगा जो नागासाकी हिरोशिमा में अमेरिकी एटम बम से हुआ, उसके बाद इस तरह के अमानवीय दृश्य आपको देखने को नहीं मिला इस वॉल्यूम में। इसके विरोध में आप देखो विश्व के अन्य प्रांतों में, यहाँ तक पिछले हफ्ते देखे आप जापान में, यूरोप में, खुद अमेरिका में, शहरों में हजारों लाखों लोग बार बार उतर रहे हैं। तो मानविक दृष्टिकोण से हमारे देश में दिक्कत इस बात की हुई कि ये इजराइल फिलिस्तीन के मामले को एक, वो ये जो हमस का हमला था अक्टूबर महीने में, इतिहास को वहीं से शुरू कर रहे हैं जो फासिस्ट ताकत करती है। उससे पहले फिलिस्तीन की जो अपनी आजादी की लड़ाई, उनकी अपने रहने की, बचने की, अपनी जमीन की रक्षा की लड़ाई, और उनके अपने राष्ट्र बनाने के अधिकार, ये सब वो भुला रहे हैं। और इतिहास, हमारे देश में इतिहास का वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शुरू होता है, इतिहास की कोई किताब से शुरू नहीं होता है। तो बिल्कुल। लोग, जैसे इससे पहले फिलिस्तीन था ही नहीं, ये नया से कहां से आ गया। दूसरी बात है, हमेशा फंडामेंटलिस्ट ताकत है, चाहे वो मुस्लिम फिरका परस्त ताकत हो, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिक ताकत हो, तो
वो हर मामले को धर्म के निगाह से देखते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। ये जो मानविक दृष्टिकोण देखना चाहिए था, आजादी के दृष्टिकोण से देखना चाहिए था, साम्राज्यवाद और उसके पिट्ठू इसराइल की भूमिका देखना चाहिए था, वो उसके बजाय जो नरसंहार देखना चाहिए था। तो हमारे देश में हिंदुत्व वाली जो बोलबाला बना, और जो प्रचार माध्यम, मीडिया, मेनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी सेल, इस तरह के माहौल पैदा किए कि वो समझते चलो हम तो मुसलमान को मारना चाह रहे थे, तो फिलिस्तीनी मुसलमान है, बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन, तो चलो इसराइल तो कम से कम मार रहा है। तो उनका एक जैसा होता है ना, फिल्म देखने से जैसा लोगों का एक इच्छा पूर्ण होता है, तो हीरो जब उठ करके स्टैंड गन लेकर के सबको मारता है, तो उनका जो रोज गुस्सा होता है, होता है चलो कुछ तो हद से कम हो गया, उनको आनंद मिलता है। तो इस तरह से एक मैजेस्टिक प्लेजर नफरत एक को किस्म पैदा किया गया धर्म के आधार पर, और जो विभाजन किया गया उसका एक नतीजा है। दूसरी बात है, हमारे देश आजादी के पहले, आजादी के बाद, गांधी से लेकर के कल तक हम फिलिस्तीन के पक्ष में थे। आज मोदी की सरकार, जो नरसिम्हा वाजपेयी के जमाने से शुरू हुई, वो धीरे धीरे इसराइल के पक्षधर हो गए। हम तो ये दो स्टेट, टू स्टेट जो सोल्यूशन था, कि इसराइल भी हो और फिलिस्तीन भी हो, और दोनों एक दूसरे का अधिकार को माने और शांतिपूर्ण तरीके से रहे, उसको जो फासिस्ट ताकत है वो स्वीकार करते नहीं है, अमेरिका के ट्रम्प को स्वीकार करते नहीं है। तो इसलिए हमारे देश के जो कॉमन साइके में मीडिया के द्वारा ऐसा किया गया कि इसराइल इसराइल रहेगा और बाकी लोग कहीं भी चले अब तो जाए। गाजा को और खाली करवाने लास्ट है, का हाँ चल। लास्ट ये पॉइंट है, जो पूंजीवादी शोषण है, वो कहते हैं कि जैसे ट्रम्प कहे कि हमारे को जमीन चाहिए, हम रिसोर्ट बना लेंगे, बिल्कुल। फिलिस्तीनी खाली कर दी जगह। तो हमारे यहाँ जैसे 370 धारा के बाद कश्मीर के मामले में आरएसएस बीजेपी का जो प्रचार है कि हमें कश्मीर की जनता नहीं, कश्मीरी जमीन नहीं, चाहिए। कश्मीरी नहीं, जमीन चाहिए। हमें कश्मीर की जमीन से मामला है। तो जो जमीन को लेकर के राजा रजवाड़ा के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी, वामपंथी लड़े, और उसके बाद किसानों को जमीन का हक मिला। तो हम देश का मतलब तो मैप नहीं, देश का मतलब तो देश की जनता। तो गाजा का मतलब है तो गाजा के लोग। लेकिन बिल्कुल। ट्रम्प बोलो, नेतन्याहू बोलो या मोदी बोलो, वो तो गाजा स्ट्रिप देख रहे हैं, मैप में एक जमीन का नक्शा देख रहे हैं। तो वहां के लोग हैं वो उनसे उजड़ जा रहे हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन, जैसे बिल्कुल। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और जो मानव से अगर लोग दानव बन जाते हैं, तो आप जैसे बोले तो कि लोग इंसेंसिटिव हो जाते हैं, तो उनके मुंह से फिर आ तक नहीं निकलती। कॉमरेड, यहीं से चुनौतियां जो है वो तो स्पष्ट है, कितनी बड़ी चुनौती है, खास करके जब पूंजी की का इजारेदारी बढ़ता जा रहा है, ऐसे में और सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में शासन चला गया है, तब विपक्ष की और खास करके वामपंथ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वो कैसे देखते हैं इन चुनौतियों पुराने का? गीत थी ना, बाप बुलाना भैया भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ये पूंजीवादी इस दौर में क्या होता है कि सबसे बड़ा रुपया, वहां पे मार्क्सिस्ट लोगों को, वामपंथियों का एक बड़ा चुनौती है कि हम ये मेन आर नॉट मनी मेकिंग मशीन। तो आपको जो मानविक दृष्टिकोण को उजागर करना पड़ेगा। एक मानव सभ्यता को बचाने के लिए हर दौर में ऐसा कोशिश हुआ है। और दूसरी तरफ वो मानव जो होगा, तो समानता, आप संघ परिवार जो कह रहे हैं, आरसी जो कह रहे हैं, वो एक रूपता, और हम कहते हैं समानता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। हम सबको एक रूप दे नहीं सकते, सबका विविधता को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन सबका बचने का हक होना चाहिए, समान हक होना चाहिए, कानून के नजर में सब समान होना चाहिए। तो ये इक्वालिटी, समानता, साम्य की जो भावना है, उसको आपको सामने ले आना पड़ेगा। और लोगों के बीच में उनका जो अधिकार है, उस अधिकार के बारे में सचेत करना पड़ेगा। हम वामपंथी थोड़ा कमजोर हुए हैं, लेकिन हमारे जो इडियोलॉजी है, जो सिद्धांत है, उस वैचारिक जो मामला है, उसके पक्षधर लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। वामपंथियों की एकता को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, जो अलग अलग दल में हो, अलग जन अलग आंदोलन, क्षेत्र में जन हो, आंदोलन अलग अलग, करने हों। हाँ, और उन्हें फिर आंदोलन के रुख में आगे बढ़ाना पड़ेगा। उनका जो, और आप देखो कि एकदम हताश होने का भी नहीं है, इतने मायूस होने की बात नहीं है। 9 जुलाई को 25 करोड़ लोग हिस्सा लिए, हम्म। सिर्फ कम्युनिस्ट, ट्रेड यूनियन, किसान सभा, संयुक्त किसान बिल्कुल। मोर्चा, नौजवान संगठन, विद्यार्थी संगठन, खेतिहर मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, सब तो जुड़े। लेकिन हमको सही मांग
सही वक्त पर सही लोगों के साथ हमको तार जोड़ने में मददगार होगी। और सांप्रदायिकता के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, एकता के पक्ष में होना पड़ेगा, साम्राज्यवाद के विरोध भी करना पड़ेगा, और बिल्कुल। शोषण के विरोध में समानता के। और हमें ये कहना पड़ेगा कि हम हमारे मानव सभ्यता समाज टिक नहीं सकती अगर हम दूसरे मानव के भी अधिकार को स्वीकार नहीं करते। आप यहाँ जो कॉमरेड अदरिंग, आप कॉमरेड खास करके आपकी खासियत रही है कि युवाओं को आप काफी प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं अंतिम सवाल यही पूछना चाहूंगा कि कैसे लेफ्ट में युवाओं को कैसे आकर्षित किया जाए कि वो इन चुनौतियों का सामना कर सकें, और उसके लिए आपका क्या संदेश होगा? तो अभी नौजवान हूं नहीं, लेकिन नौजवानों के हित के लिए काम कर सकता हूँ। और मैं अपनी नौजवानी को नौजवान सभा में ही बिताया। तो मैं ये विश्वास करता हूँ, कोई देश हो या कोई जाति, जवानों के ही दम से जग बनाती। और बिल्कुल। इसलिए इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। नए जो पीढ़ी है उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज की पीढ़ी बेशक बहुत आगे है, लेकिन उनकी सोच उनकी समझ को हम समाज से विरूप नहीं, विमुख नहीं, समाज के साथ जोड़ना पड़ेगा। वो हम समाज की जिम्मेदारी है। राष्ट्र ये कर रहे हैं, उनको इंडिविजुअल एस्पिरेशन अकेले में छोड़ दे रहे हैं, उससे हताशा बढ़ रही है, नशाखोरी बढ़ रही है, और सब लोग अदानी के पुत्र नहीं बनेंगे। लेकिन प्रचार में ऐसा किया जाता है कि सब अनंत अंबानी या नहीं तो गौतम अदानी के बेटा बनेंगे। वो नहीं होगा। हमारे किसान के घर के, मजदूरों के घर के, मध्यम वर्ग के जो घर के बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उनको खेल का अधिकार मिलना चाहिए, उनको खेल के लिए उनका मैदान होना चाहिए। और आजादी का मतलब ये है कि उनके अपने पसंद के मुताबिक वो अपनी जिंदगी को बना पाए, आगे बढ़े, और अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने समय के साथ कुछ सोच विचार कर सके, सही ढंग से कुछ काम कर सके। वो मौका उनको मिलना चाहिए। जिस मौका से वो अगर नहीं हासिल करते हैं, तो उनके अंदर ये नशाखोरी, ये हताशा, ये मायूसी बड़े का माहौल है। लेकिन बहुत हमें बहुत नौजवानों को बहुत समझना पड़ेगा हाँ, कि बहुत बहुत सितारों धन्यवाद से कॉमरेड। आगे, सितारों से आगे जहां और भी है। बिल्कुल। बिल्कुल कॉमरेड, आपने समय दिया और हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छे तरीके से उन युवाओं के सपने को आजादी के सपने से जोड़ते हुए भविष्य का एक दिशा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।